पर इस कन्फ्यूजन में होते हैं यार पाकिस्तान नहीं रहना, बाहर जाना बाहर जाना बाहर जाना। फिर जब बाहर चले आते हैं तो फिर इस कन्फ्यूजन में होते हैं यार देखो ये सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन इवेंचुअली तो पाकिस्तान ही जाना है, तो पता नहीं अब इसको एंजॉय करूँ या वहाँ पे दिल लगाऊँ। हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे ईटन से पढ़े होते थे, हैरो से पढ़े होते थे, रग्बी से पढ़े होते थे. They'll say that they went to these really like very expensive schools, but हरकतें उनकी वही कंजूसियाँ गरीबों वाली जो पाकिस्तान में तो बिल्कुल you are a show off. क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हमारी लेट से हमने सेलर है हमारे पास 1000 मेड टू ऑर्डर पे काम करते हैं, कितने % मिसकमिटमेंट होगी in terms of percentage out of I it? like these questions because I do not know them. They can tell, let's make a guess. 38%. 99%. Yeah, so I've seen your story, so I thought, okay, let's just get together and talk about the details of कैसे आपने चूज किया, क्यों आपने चूज किया है शो, स्पेशली एक पॉइंट के पाकिस्तान वापस क्यों आए. तो if you can just introduce. So मेरा नाम उमर कमर है and I am the co-founder of ELO, which was Export Leftovers earlier on. We did the name change in about 2016-2017 because we were not selling only leftovers because we started our own brands in the website space. और वापस आने का तो मैंने आपको आप खैर आपने वीडियोस भी देखी है. So basically my father runs a garment factory in Faisalabad. और पाकिस्तान में जब आप सेठ के बच्चे होते हो तो he expects you to come back and join the family business. So basically the same story happened to me, even though ज़रा मेरा दिल नहीं था, but I was not like यूनिवर्सिटी से निकल के आप कितने ही पैसे कमा लेते. तो I was like struggling and trying to figure out what I really want to do. Which university did you? I was in Edinburgh in Scotland. सही. तो वो एक दो दफ़ा आए, उन्होंने कहा यार तू अपना कहाँ टाइम ज़ाया कर रहा है. फिर उन्होंने अपने मेरे 2-4 दोस्तों को फ़ोन करवाया कि यार ये क्या, इसको क्या है यार, ये मतलब फजूल सी जॉब्स कर रहा है, इधर अच्छा भला सेटअप है, ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम इन स्कॉटलैंड. फिर मैंने भी 1.5 साल बाद रियलाइज़ किया यार maybe I think I should go back and like it's an easier life there, so let's go back. Even though फैसलाबाद में मुझे था यार वहाँ इतनी openness भी नहीं है, it's a very conservative city, there's not much to do. हम तो ये भाग के तो बाहर गए थे कि यार ये वाली ज़िंदगी वापस नहीं आनी. But then you start to realize later on कि money is important as well. Because Edinburgh की एक सबसे बड़ी जो problem है ना, like I was talking to some people yesterday as well, कि UK में सबसे बड़ा मसला ये है कि if you go to these universities, even if you have money, you don't talk about money. So for example अगर कोई बहुत अमीर ईटन, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे ईटन से पढ़े होते थे, हैरो से पढ़े होते थे, रग्बी से पढ़े होते थे, they'll say that they went to these really like very expensive schools, but हरकतें उनकी वही कंजूसियाँ गरीबों वाली जो पाकिस्तान में तो बिल्कुल you are a show off. So they want to try to hide money. तो मेरी भी ज़हनियत वैसी हो गई थी कि I was not really comfortable talking about money. अगर आप अमेरिका में, जिस तरह मेरे cousins अमेरिका में पढ़े, they are totally opposite. They are not like me. Sell themselves. वो तो भाई कारोबार, business, पैसे. So some of our cousins went to Babson, और वो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ है उधर तो सीन ही फ़र्क है ना. उधर तो everybody is making money, hustling. हाँ जी मैंने ये कर लिया मेरा. So अब मैं जब था तो मेरा तो ज़हन ही ज़रा चेंज हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, यू गेट इल, मतलब पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं होती थी, मैं तो ये समझता था. फिर मैं पाकिस्तान आया एक दो दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में, और यहाँ माशाल्लाह से बैड टाइम टू कम बैक टू. हाँ, और बिजली नहीं होती थी तो जनरेटर चलते थे. एंड देन यू रियलाइज कि यार यूनिवर्सिटी और वो यूके वगैरह में तो बसें हैं, यू डोंट नीड अ कार, बिजली तो जाती नहीं है, तो यू डोंट नीड मनी. बट इन पाकिस्तान अगर आपके पास पैसे नहीं और आपका बच्चा बीमार हो गया, आप खुद बीमार हो गए, हु इज गोना पे फॉर इट. तो थोड़ा थोड़ा मेरा ज़हन बदलता रहा. एंड देन आई वाज लाइक ओके, मैं आया, मुझे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ, बट my father was kind enough कि यार तुझे I'm not going to force anything onto you. This is your company. Go to any department in the company, and if you're comfortable with any of the fields, join that. तो वो जो rotational program नहीं होता ट्रेनिंग के, तू कर, तुझे जो समझ आती you pick and then you decide. Makes sense. तो बस फिर यहाँ से मुझे ज़रा
हुआ कि यार ये आउटफिटर्स है और ये सैफायर है और ये जो सारे ब्रांड्स है ये निकले हैं एंड दे आर लाइक ओपनिंग अप रिटेल स्टोर्स, हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हमारा भी काम होना चाहिए. सो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट क्या मैं येलो स्टार्ट किया के येलो स्टार्ट किया. Right. एंड देन इट वाजंट लाइक दैट, इट वाज कि मैंने मर्चेंडाइज खुद बनानी है, डिजाइनिंग करनी है और उसको बेचना है. Right. उन्होंने मुझे एक मर्चेंडाइजर दे दिया कि यार ये मर्चेंडाइजर है, इससे तू डेवलपमेंट करा, सैम्पलिंग करा, हम बना के तुझे देंगे, तू ब्रांड बना. हाँ. अच्छा, अब वहाँ उस टाइम के अंदर रिटेल स्पेस के अंदर, क्योंकि मैं भी 23-24 साल का था, मुझे भी ज़रा डर लगता था कि यार भी दुकान बना ली और ना चली, गालियाँ बड़ी पड़नी है. तो Of एक course. तो वो भी एक एलिमेंट था कि आई वाज नॉट रियली कॉन्फिडेंट इनफ इन माय ओन एबिलिटीज दैट आई वाज लाइक अ बिट शाय एंड आई डिडंट आस्क फॉर अ रिटेल स्टोर. तो उन्होंने कहा यार ऑनलाइन है आजकल, अमेरिका यूरोप में तो बहुत चल रहा है, 2012-13 की बात है, पाकिस्तान में तो ऑनलाइन शुरू कर. सो शॉपिफाई नया नया आया था, सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग द वेबसाइट, वी वर डेवलपिंग, वी वर डूइंग द सैम्पलिंग एंड एवरीथिंग. सारा कुछ डेवलप हो गया, हमने ऑर्डर प्लेस किया फैक्ट्री को. फैक्ट्री ने कहा भाई क्या बात कर रहा है, 200 पीस के तेरे ऑर्डर है, हमारी 5 लाख पीस की फैक्ट्री है जो महीने में 5 लाख पीस बना, 200 पीस के लिए तो 6 महीने बाद देंगे. अब मेरे बाप की फैक्ट्री, मेरे फैक्ट्री के बंदे मुझे कह रहे हैं 6 महीने बाद मिलेगी. सो अब मैं वहाँ फिर कहूँ कि ये क्या हो गया. बट यू नो आई वाज बिल्डिंग द वेबसाइट ऑन शॉपिफाई, तो आई न्यू के ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी सारे चीज़ें थी, तब सीखना शुरू कर दिया. शॉपिफाई डिडंट हैव एनी डेवलपर, नोबडी, खुद सारा कुछ किया, फोरम्स के अंदर पढ़ पढ़ के. कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, लेकिन आई मेड द वेबसाइट. और फिर जब वेबसाइट बनी तो जो लेफ्ट ओवर का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह आया कि वी वर वर्किंग विद सम कंपनीज इन कनाडा, और वो कैनेडियन कंपनी ने कहा जी हम हो गए हैं बैंकरप्ट, ये जो ऑर्डर है ये अपने पास रखो, कोई पैसे नहीं मिलने, जो दे दिए वही हैं, ये खुद बेचो. अब वो दैट वाज लाइक अ $100, $200, $300,000 ऑर्डर, मुझे अब एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, बट इट वाज एजेस अगो. सो माय फादर वाज लाइक ओके यार उमर अब किस्मत माड़ी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो तू जो वेबसाइट बना रहा था ना, व्हाई डोंट यू ट्राई सेलिंग दीज garments, leftover garments on the website. So this is the story, and we just took a camera phone से फोटो खींची, posted on मतलब Shopify पे लगाई, Facebook पे थोड़े से ads चलाए, and we got like maybe in 20-25 days we got 100,000. मतलब एक दिन में लाख रुपए के ऑर्डर आ गए, इतना क्रेजी सीन हुआ. Wow. फिर हम लोगों ने कहा यार this is And that is back when 2013. 2013. Today you are the largest marketplace when it comes to I wouldn't say हाँ कह सकते हैं, but like I wouldn't say like a brand oriented like yeah, outfitter Sapphire के तो शायद numbers हमारे से ज़्यादा. But हाँ, but yeah, we are doing, I don't know, we were like 88th ranked Shopify store in the world. Wow. ये कब की बात है, ये 2-3 साल पुरानी बात है. The rankings slipped down now, I don't know if they publish the rankings now, but we were the 88th ranked Shopify store in the world. All right, so At one point. you made somewhere. Yeah. So before we come to you, one question. Yeah. Was the journey or the destination? यार I didn't even know the destination. यही तो बात थी कि आप, मुझे पता ही नहीं था मैंने करना क्या. So I think you fall in love with the journey and you know मुझे तो ये भी लगता है कि एक बड़ा गोल होना चाहिए, लेकिन it doesn't mean it changes all the time. Yeah. Like you know I was like if you had asked me 5 years ago कि तू रिटेल में आएगा, I would have said नहीं. लेकिन अब मैं कहता हूँ यार रिटेल से बेहतरीन चीज़ ही कोई नहीं है. So you know like the destination changes when the journey keeps going on. यार गुम भी तो हो जाते हैं, यही तो मज़ा है ज़िंदगी में. गुम नहीं होगे तो मज़ा किस तरह आएगा. Makes sense. इसमें एक साइड लाइन पॉइंट है, वो मैंने अपनी जर्नी थोड़ी सी देखी कि जो पाकिस्तानी होते हैं ना इन जनरल, वो पहले जब कभी बाहर नहीं गए होते ना, बाहर रहे नहीं होते, तो वो इस कन्फ्यूजन में होते हैं यार पाकिस्तान नहीं रहना, बाहर जाना. फिर जब बाहर चले जाते हैं तो फिर इस कन्फ्यूजन में होते हैं यार देखो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इवेंचुअली तो पाकिस्तान ही जाना है, तो पता नहीं इसको एंजॉय करूँ या वहाँ पे दिल लगाऊँ, और ईद मिस वाकई कर रहे होते हैं. तो फिर यानी फिर वैसे भी लगता है कि मीम भी बन जाएगी कि मतलब ये नहीं कि फिर ना बैठो बाहर, पाकिस्तान आ जाओ. फिर जब पाकिस्तान आए थे फिर वहाँ बाहर मिस कर रहा था यार देखो वहाँ पे वैसे माहौल अच्छा था. तो हमारी जर्नी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है. मैं 8 साल रहा कैलिफोर्निया, और मैंने हमेशा सोचा हुआ था कि पाकिस्तान वापस जाना है. मैं आई डोंट वांट टू लिव इन द यूएस, आई वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान. तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं हर साल पाकिस्तान में 1-2 महीने स्पेंड करूं. बस बेवकूफ़ी एक ये हुई कि सर्दियों में स्पेंड किए 8 साल, जो 1-2 महीने स्पेंड करने थे. और जब मैंने डिसाइड किया मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ तो वो ठीक गर्मियों में है. तो पाकिस्तान इन गर्मी है, इन पाकिस्तान इन सर्दियाँ जो है ना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अभी बहुत नॉस्टैल्जिक होता है, बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छी धूप और सब कुछ. बस यही जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर पाकिस्तान एक मुश्किल जगह होगी रहने के लिए. आमिर साहब,
आरिफ साहब और आपके साथ काफ़ी पुराना इंटरेक्शन रहा. वी सॉ योर जर्नी. वी एक्चुअली आई वाज वन ऑफ द ओरिजिनल, जब आपके आइडियाज़ में स्टेज में थे उस टाइम से लाम की स्टोरी देखते आ रहे हैं. एंड माशाल्लाह नाउ इट्स अ वेरी बिग मार्केट प्लेस और आप डिसरप्शन पे डिसरप्शन कर ही जा रहे हैं. 2-3 क्वेश्चंस हैं. एक तो मैंने देखा कि आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा, आरिफ से भी जब भी बात होती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है कि कैसे हम डिलीवरी को ऑप्टिमाइज़ कर लें, कैसे हम वो जो है कि एंड पॉइंट तक कैसे पहुँच जाएँ, उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लें. मतलब आप लोगों ने उसको भी एक प्रोग्रामिंग ही बना दी है कि मतलब इट्स नॉट अबाउट द अदर थिंग, इट्स अबाउट दिस. व्हाई सो मच फोकस ऑन दैट? अच्छा, एक तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. ऑनर टू बी हियर. एंड इस मजलिस का पार्ट, मैंने आपकी कुछ पॉडकास्ट देखी है पहले और ये मजलिस देखी है पहले. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आप सुकून से बैठे हुए हो, कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है एंड आप बड़े इनफॉर्मल वे में कर सको, तो थैंक यू. अच्छा, डिलीवरी इज़ आई थिंक अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक आपको लग शायद रहा होगा कि बड़ा ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, कर भी रहे हैं. अगर आप वैसे फाउंडेशन देखें ना, सो एक मार्केट प्लेस 3 फंक्शन को सॉर्ट कर रही होती है जब भी किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में. तो पहला आपने सॉर्ट करना होता फंक्शन को. आप जैसा इन्होंने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि यार तो जैसा ये लोग जर्नी भी है, अमेजिंग जर्नी इन ऑल ऑनेस्टी. ये पहले जो वो माल लेफ्ट ओवर में पड़ा हुआ है वो ऑफलाइन पड़ा हुआ है, ये उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं. पहले तो भैया आपने डिजिटाइज़ करना है. ठीक, इसका मतलब है कि डिजिटाइज़ करने का मतलब सिर्फ तस्वीर खींच के नहीं लगाना कि भाई उसकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, साइज़ क्या है, असॉर्टमेंट क्या है, सब कुछ क्या है. मतलब आप उसे प्रॉपर तरीके से डिजिटाइज़ कर सको. एक बार वो हो गया. द फर्स्ट जर्नी वो है डिजिटाइजेशन. उसमें हमारा बहुत फोकस है. जैसे कि आज अगर 2500 प्लस सेलर लाम के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास 1 मिलियन SKUs हैं. उसमें से मैं लिटरली आपको कह सकता हूँ 80% और दो जो हमने डिजिटाइज़ किए हैं, जिससे पहले डिजिटाइज थे ही नहीं. बिकॉज अगर 1 मिलियन SKU हैं, अगर आप रिटेल और उन सबको सिंक करो तो कम ही SKU होंगे. सो तो पहला तो है आप ऑफलाइन ये को. वर्ड आप भी बहुत यूज़ करते हैं, नाम वो आरिफ साहब भी बहुत यूज़ करते हैं, SKU. ये ज़रा समझाइए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो शर्ट पहनी हुई है, एक डिज़ाइन होता है और एक SKU होता है, यानी कि उसका यूनिट क्या है. अच्छा, ठीक. तो अगर ये That's an ID number sort of. या It's a unique यूनिक identifier for this. Yeah. फॉर एग्जाम्पल. Yeah. सो अब पॉइंट ये है कि पहला आपका जर्नी है. आपने अगर कहीं भी कोई डिस्टर्ब करना है, मार्केट प्लेस बनानी, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, सो पहली आपकी फाउंडेशन है, आपने उस कंट्री के ऑफलाइन माल को ऑनलाइन करना है. ठीक. हम सारे एक बात को मुतफिक होंगे कि 97-98% पाकिस्तान है जो ऑफलाइन ही है. ऑफलाइन ही है. ठीक. तो उसका मतलब है अगर हमने कुछ करना भी है तो पहला तो मौका है कि आपने पहले ऑफलाइन को ऑनलाइन करना है. बिलियंस के स्टॉक वेयर हाउस में पड़े हुए हैं माशाल्लाह. जिस तरह इन्होंने कहा जी वो 5 मिलियन यूनिट बनाते हैं, तो उन्होंने 5 लाख एक डिज़ाइन का बनाते हैं. तो वी इवन मीटिंग फैक्ट्रीज और मिड फैक्ट्री जो मिलियंस और मिलियंस यूनिट आ रहा है, ये सबको बना के देते हैं. या इवन के स्टार्ट तो हम देसी से हुए थे, तो एक बंदा 30-40 हज़ार यूनिट बना रहा है ऑनलाइन. क्या कुछ भी नहीं है, वेबसाइट है कुछ भी नहीं है. सो पहला तो काम है आप डिजिटाइज करते हो, स्टेप 1. स्टेप 2 आप क्या करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो. मतलब कि भाई वो वेयर हाउस तो होगा, राइट. वो ऑनलाइन सिंक कैसे होगा, वो WMS होगा, कोई फर्स्ट माइल होगा कि उसके पास से, लेट्स से मंडी बहाउद्दीन में है, उसके पास से पिक करके आपने अपने वेयर हाउस लेकर आना है, ख़राब ना हो. राइट. फर्स्ट माइल कर लें, वेयर हाउस कह लें, टेक कर लें, मतलब वो प्रोडक्ट जो शेल्फ पे पड़ी है वो डिजिटाइज होकर सिंक हो जाए. लास्टली कस्टमर के लिए लोकल और ग्लोबल. लोकल में तो चले लास्ट माइल हम पार्टनर ढूंढ लेते हैं. ग्लोबल अगर आपने वाकई को डिस्टर्ब करना है कि जैसा लाम आज पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट फ्री शिपिंग देता है विथ नो इम्पोर्ट ड्यूटी, नो टैक्सेस. सो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी आप ग्लोबल मार्केट रीच नहीं कर सकते. तो सेकंड प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी वो है फिर डिमांड. तो आप जो एक बात कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे Oh, I see. हैं कि ठीक है हमने उसको डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करना है. इट्स अ पार्ट ऑफ इट, यस ऑफ कोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. Right. इनको भी आइडिया होगा आप अगर ना शिप करो 1.5 घंटे में तो रिटर्न रेशो वो 7% से 12% पे कब जंप करेगी. Right. तो अगेन आई थिंक डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है बहुत करने की ज़रूरत है. कि आज लाहौर चलें हम लोग तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से खेल लेते हैं, बट लोग आज भी लाहौर को LHR ही लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, तो वो मेरे ख्याल है हम काफ़ी दूर हैं उस ऑप्टिमाइजेशन से. ना पिन कोड कॉन्सेप्ट है, ना जिप कोड कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा सॉर्ट होने की ज़रूरत है. लगे हुए हैं हम इस पर, कोशिश लगे हुए हैं इस पर. Makes sense. It's a very marketplaces in general is a very thin margin any business. जैसे हमारा IT का काम है, हमारा IT काम है तो मतलब cost arbitrage is like huge. आप लोगों का business is very thin margin. How are you guys life? मैं अपने केस में तो एग्जांपल दूंगा. आपने पिछले 5 साल में स्टार्टअप जर्नी तो देखा है. बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं, बहुत सारे क्लोज हो गए. मैं एक और भी ऐड कर लेता हूँ. साथ ही आप ये भी सुन रहे होते हैं कि जायज़ ने भी लॉन्च कर दिया सर, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है. ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है, वो इस चीज़ में मैं चाह रहा है. अब हर कोई लाम ने एक मार्केट बना तो दी है, अब वो थी नहीं पहले. अच्छा, ऑनेस्टली
आर्य का ओपिनियन मे बी से डिफरेंट हो। आपके सामने एक बंदा जब जब मैं अगेन ऑब्वियसली एज अ कंपनी मी आई फील वेरी मच अलाइन कि हम पाकिस्तान को डिजिटाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपैंड कर रहे हैं। ये होना तो है। आई एम श्योर अकेला लाम कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम श्योर बहुत सारे लोग और भी कर सकते हैं। तो मैं बड़ा अगर ओपन एंड कैंडिड होकर बात करूं कि असल विन किसकी है, और ये मैं सिर्फ नॉट कि यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, बट वी जेन्युइनली बिलीव दिस। असल विन तो अगर डिजिटाइजेशन की तो पूरे पाकिस्तान की है, हम सबकी है, इफेक्ट है। सो मैं इसे कंपटीशन नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता। हम सारे मार्केट ओपन कर रहे हैं, मतलब आज 2-2.5% मार्केट है। हम सारे मैं ख्याल 60-80 मिलियन, इवन अगर मैं पाकिस्तान की खाली बात करूँ 60-80 मिलियन कंज्यूमर तो 12 से 18 साल के बीच में। वो बड़ा होगा तो हम सारे तो अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं। फॉर अगर मैं पाकिस्तान के लिए बनाऊँगे कि वो बड़ा होगा, डिजिटल पे आएगा, तो वो ऑनलाइन खरीदेगा, तो हमारा हो जाएगा। बट आई फर्मली बिलीव कि आप पूरी दुनिया को जब देखते हो, $1 ट्रिलियन फैशन की मार्केट है, $1 ट्रिलियन। आप शीन के नंबर्स आपको हमसे आइडिया होगा, मतलब कि आप चाइना ने ऑफलाइन मार्केट को डिजिटाइज करके पूरी दुनिया ओपन कर दी, राइट। मतलब कि मैं कल ही ChatGPT से पूछ रहा था, रफली 2.5 मिलियन पार्सल अ डे आउट करते हैं और एवरेज 6 to 8 यूनिट पर पार्सल है। तो इसका मतलब है पूरा, आप डू यू नो वन थिंग, पूरा पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर नॉन लाम दिन का पार्सल कितना आउट करता है ग्लोबल? एनी रफ आइडिया? मैं आपसे पूछूं, चलिए पाकिस्तान के अंदर हमारे दिन का पार्सल कितना होगा, ऑल कोरियर कंपनी कॉम्युलेटिव डेटा? Oh, I have to make a number. I don't know. I don't even know the ballpark. I don't know. 1 लाख। इट्स रफली बिटवीन 4 से 5 लाख के बीच में। ओ अच्छा, काफी सही। तो 4 से 5 लाख के बीच 25% में इसमें आई थिंक 60-70% इज फैशन, तो तकरीबन 3 लाख पार्सल करीब। अब इस नंबर को बताता हूँ, पाकिस्तान में टोटल जो है पार्सल जो आप भेजते हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 4-4.5 लाख है। मे बी है कोई कोरियर कंपनी उठ के आ जाए, ये 5 लाख हो चुका हुआ है। सो ये मैं 1-2 साल पुराना नंबर बता रहा हूँ। ग्लोबल कितना होगा यहाँ से जो हम D2C पूरी दुनिया में भेजते हैं, हम जो भेजते हैं? पाकिस्तान जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर भेजता है, वो ग्लोबल कितना होगा? I don't know, 10,000? इट्स नॉट इवन 10,000। द नंबर इसे इतना लो है? मैं तो not- तुमने बहुत कम की। इट्स नॉट इवन 10,000। वाह। द नंबर, मैं तमाम कोरियर्स को मिला रहा हूँ, नॉन लाम की बात कर रहा हूँ अभी। तो पॉइंट बीइंग ये है ओह, कि शीन अकेला दिन का 25 लाख पार्सल निकाल रहा है, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ यूनिट्स हैं। टीमो भी रफली 3 मिलियन प्लस निकाल रहा है। आज तक कोई भी ऐसी कंपनी पाकिस्तान में नहीं आ सकी जो 20-30 हज़ार पार्सल दिन का आउट कर सके। मतलब एक, चलो मिलियन से तो छोड़ो, मतलब तो मार्केट इतनी बड़ी है। तो पहले जो हम भी जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम वाकई $1 ट्रिलियन मार्केट कहते हैं, देखिए दुनिया की सप्लाई पड़ी कहाँ हुई है? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मेजरली सप्लाई पड़ी, चले पाकिस्तान थोड़ा कम होगा, बट चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आप अंडरस्टैंड करें। आपको कोई चाइनीज़ फैशन ब्रांड पता है? नहीं। आपको भी नहीं पता होगा, कि किसी को भी नहीं पता, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि मशहूर नहीं है। चाइना में बना लिया। चाइना की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बिफोर दिस शीन्स एंड टीमोस। 2015 से पहले अभी भी चाइना दुनिया में अपना ब्रांड नहीं बना सका, बट वो दुनिया का तो मैन्युफैक्चरर था। मतलब कि रफ नंबर की बात करें, 40-50-55% दुनिया की वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग तो वो कर रहे हैं, राइट। पर अपना ब्रांड नहीं था। तो उनका आंसर था कि हम अपने मैन्युफैक्चरर को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देंगे। कैसे? वही वाली बात, पहले को डिजिटाइज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, फिर दुनिया की डिमांड लेके आना शुरू हो जाओ। सो हमारा विजन ना समथिंग सिमिलर है। वी वांट टू मेक श्योर कि स्टार्टिंग विद पाकिस्तान, हम पूरे पाकिस्तान को डिजिटाइज करें विद द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर पूरी दुनिया में से डिमांड लेकर आए। टुडे वी आर शिपिंग टू मोर देन 174 कंट्रीज एवरी मंथ, यूनिक कंट्रीज, टू मोर देन 10,000 सिटीज। हमारा 67-70% तो रेवेन्यू ग्लोबल है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अल्लाह करे हमारे जैसे 10 स्टार्टअप खड़े होकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। मेक सेंस। तो आसान लफ्ज़ों में लाम ये कर रहा है कि कोई फैसलाबाद में एक छोटी सी कोई लूम किसी ने खोली हुई और उसने थोड़ा सा ब्रांड अपना बनाया हुआ है, छोटा सा काम कर रहा है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कि वो अपना सब कुछ ग्लोबल ले जाए थ्रू लाम। यही आप कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। आप क्या कर रहे हैं? आपका मेरा अगेन अभी जो आपने बात की है कि इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट, स्पेशली व्हेन विद रेजर थिन मार्जिन्स। तो मैंने थोड़ी सी प्रैग्मेटिक अप्रोच की है। थोड़ा मैंने ये सोचा कि यार वी हैव टू लुक इनटू डिफरेंट एवेन्यूज वेयर वी कैन मेक एक्चुअली गुड मनी। सो वी हैव लॉन्च्ड अगेन कमिंग टू रिटेल बिकॉज वी फाउंड आउट कि ओवरहेड्स एक्चुअली इतने हैं नहीं जितने लोग ज़हन में बनाते हैं। हाँ ठीक है यार, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद रनिंग द स्टोर इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आप देखो ना, इनको भी शायद पता है, पाकिस्तान में 90% काम COD का है। और COD के अंदर ये होता है कि जी आपने पार्सल भेजा, आपने उसको ऑर्डर कंफर्म किया, उसने फ़ोन पे कहा हाँ जी जी अब भेज दें,
आपने भेजा, कस्टमर ने कहना मेरी तो आज फुफ्फी अस्पताल में है, मैं तो आज हूँ ही नहीं, तो बेचारा कुरियर वाला जाएगा, वो कहेगी मैं तो हॉस्पिटल हूँ। अच्छा जी, फिर 2-3 दफ़ा कोई चक्कर होएगा, मैं घर पे नहीं हूँ, 15 मिनट वेट कर ले। सो अबाउट 15 to 20% ऑफ द पार्सल्स आर एक्चुअली नॉट डिलीवर्ड। तो आपका अगर ग्रॉस फॉर एग्जांपल करोड़ पे है, तो असल में तो आपकी 80% सेल है नेट। सो दिस डजंट हैपन इन रिटेल स्टोर्स। मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाएगी, साइज बड़ा छोटा है, वो 1 से 2% है। तो मैंने इस काम के लिए जो ये पार्सल डब्बा बनता है, डब्बा पहले वो वेयर हाउस से निकालता है, डब्बा बनता है, डब्बा जाता है, फिर वापस आता है, यार मेरा डब्बा इज लाइक 150-200 रुपीस, माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज अबाउट 3000 to 3500। तो मेरा 5% तो डब्बे पे लग रहा है, वो ले ना ले, डब्बा तो एक दफ़ा चला गया, वो तो ज़ाया हो गया। तो व्हेन वी लुक एट दोज नंबर्स एंड व्हेन वी कन्वर्ट देम टू द रिटेल स्टोर, इट डजंट मेक सेंस के यार मतलब रिटेल में भी बहुत जान है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑनलाइन बहुत अच्छा ब्रांड होएगा, पता नहीं शायद, आई डोंट नो व्हाट्स द कन्वर्जन रेट फॉर Amazon। मतलब हम 2.5-3 पे खेल रहे हैं, अगर सेल लग जाती है ये 11/11 ब्लैक फ्राइडे, तो 3.5-4 पे चले जाते हैं यार। दुकानों पे इट्स 20+। जो रखा है वो बिकने का चांस नहीं, the customer who comes in, about if 100 people walk in, 20 people are going to buy from your store। आई सी So and for some of this, like एक हमारा जो छोटा स्टोर है उधर 28% है, सेल लगाते हैं 32% है। And I look at those numbers, I'm like, I'm missing that opportunity। ओह वाओ। सो यू नो, मैं तो नंबर्स के अंदर चला गया, फिर हम लोगों ने वो कुछ डेटा कनेक्ट कर लिए जिसके अंदर कौन सा स्टोर, कौन सा पीस ज़्यादा बिक रहा है, ऑनलाइन क्या बिक रहा है, ऑफलाइन क्या बिक रहा है। यू कैन सी अ ह्यूज वेरिएंस कि ऑनलाइन जो चीज़ बिक रही है ज़रूरी नहीं वो ऑफलाइन में बिक रही है। सो वो नाउ अब सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, AI भी आ गई, वो आपको बता देती है तूने ये वाली सप्लाई चेन इधर पूरी करनी है, ये वाली इधर पूरी करनी। एंड आई फील इफ वी हैव अ नेटवर्क ऑफ लाइक 10 स्टोर्स, वी कैन ऑप्टिमाइज के यार शायद पिंडी के अंदर जैकेट ज़्यादा बिकती है, कराची में वो वाली जैकेट नहीं बिकती, तो वो खुद ही बता देगा किधर सप्लाई करना है किधर नहीं करना। और आप ये जो कन्वर्जन रेट है, यू कैन ईजिली टारगेट लाइक 25% ऑन एनी डे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग 20+। और जिस तरह मैंने आपको बताया सेल लगती है तो 32-34 पे चला जाता है। तो वो जब मैं नंबर्स देखता हूँ, आई एम लाइक, यू कैन नॉट गेट दोज नंबर्स ऑनलाइन। मैंने तो कभी भी आज तक स्टोर नहीं सुना जो 34% कन्वर्जन रेट का। ऑनलाइन करें ऐसा होगा। सो हाँ लेकिन अच्छा, सो एक कस्टमर जो वॉक इन कर रहा है रिटेल में, वो और उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज़्यादा। सो आई एम डूइंग लाइक 3500 ऑफ ऑनलाइन, बट एवरेज ऑर्डर वैल्यू जम्प्स अप टू लाइक 5500-6000 ऑफलाइन। ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी ना यार Store किरायों रखना के- अब वो है लाइक अगेन इफ यू टॉक अबाउट रेंटल्स, सो फैसलाबाद इज वेरी चीप। सही। फैसलाबाद इज लाइक यू नो लाइक रियली चीप। लाहौर में महंगा, पर इन अ प्लेस जहाँ पे फुटफॉल नहीं होगा, अगर आप मॉल में नहीं फैसलाबाद ओवरऑल ही बड़ा सस्ता है। मतलब व्हेन यू कंपेयर द प्राइसेस टू कराची और लाहौर, फैसलाबाद इज लाइक नथिंग। लाहौर में इज वेरी एक्सपेंसिव, Okay. बट अब हम लोग उसी को टेस्ट करेंगे ना कि लाहौर में दुकान बना के कि क्या सीन है, बिकॉज वी हैवंट पुट आवर फुट इन लाहौर। बट व्हेन आई लुक एट दोज नंबर्स, यार देखो मेरा किराया 20 लाख 30 लाख हुए, लेकिन अगर मैं सेल इतनी निकाल रहा हूँ, 20% से ऊपर का कन्वर्जन रेट है, 2-3 हज़ार बंदा आ रहा है, 1000 बंदा तो फैसलाबाद में आता है एक दुकान में, हमारी छोटी दुकान है। लाहौर में अगर 2000 बंदा आता है और आप 25% करें, 500 ऑर्डर है यार। राइट। सो व्हेन आई लुक एट दोज नंबर्स, और ऑब्वियसली मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था इस बात के लिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मैथ जहन में करूँ तो ये जो बंदा वॉक इन कर रहा है आपके फैसलाबाद स्टोर पे, दैट इज कॉस्टिंग यू लेट्स सपोज एक्स अमाउंट बेस्ड ऑन जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो करने में। लेकिन लेट्स सपोज आप ये कह रहे हैं कि इसका हाफ भी नहीं आ रहा और बहुत थोड़े लोग आ रहे हैं ऑनलाइन आने, लेकिन ऑनलाइन पे आपका खर्चा भी तो क्या ही हो रहा है। नहीं सर, एड्स पे बड़े पैसे लग रहे हैं, द मार्केट इज वेरी टफ नाउ। अच्छा, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर इज सो द कॉस्ट ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको करना वही। अब मैं आपको एक मोटी बात कर देता हूँ। नेट ग्रॉस के ऊपर एड कॉस्ट होएगी तकरीबन 8 से 10-12% के ग्रॉस के ऊपर एड कॉस्ट पर, मतलब अगर मेरा करोड़ रुपए की सेल है 10 लाख रुपए के एड तो चल। ये बात ना वैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर बहुत हाई है, चूंकि इंस्टाग्राम है और फेसबुक है और वो डॉलर में चार्ज होता है सब कुछ है, ये बात बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। तो जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, यहाँ पे तो लाम इज अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पे तो एक ब्रांड बन गया, लोगों ने वहीं पे आना है, वहाँ पे जितनी मार्केट प्लेस होगी वहीं पे होगी। जरूरी नहीं है ना, बिकॉज देयर इज सो मच कंपटीशन नाउ कि वो नहीं करते इस तरह। मैं अब अगर आपको कहूँ लाम में मे बी ईस्टर्न वेयर, आई थिंक इट्स फैबुलस, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी देता है एक छोटे रिटेलर को, छोटे ब्रांड को जिसका बिल्कुल फुटप्रिंट ही नहीं है। बट अगेन फॉर अस इट बिकम्स
difficult. For example, like if I want to sync the inventory, they have this model के इन लोगों ने fast delivery करनी है, they want the stock in house. Yeah. तो वो मेरे लिए भी है. Amazon Prime की तरह. हाँ. Right. So for us, we have a million garments sitting in our warehouse as well. तो आपका वहाँ पे रखवाना is not. It doesn't make, मैं किस तरह कर सकता हूँ? और फिर हमारी भी जब सेल लगती है तो आपको बस तो वो तो ऐसे ही शॉर्ट हो जाता है. जब हम लोग भी प्राइसेस अपनी कम करते हैं तो पता ही नहीं चलता. क्यों करते हैं या वैसा? Okay. वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. मैंने कहा एक सेल तो मैं आपके ना पिछले क्वेश्चन के एक पॉइंट को मिस कर गया था. आई ऐड दैट जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है. उस्मान, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में पिछले 5-7 साल में ना वही जो डिफरेंट स्टार्टअप्स आए, एक चीज़ अंडरस्टैंड, मुझे एक चीज़ बड़ी समझ आई है. पैसा ना बड़ी कीमती चीज़ है. उसे जब खर्च करना है ना तो बड़े ध्यान से खर्च करना है और बहुत सोच समझ के खर्च करना है. सो मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है ना, ये हमने शुरू से रखा है. यानी कि आज भी अपनी कंपनी के किसी ने 250 रुपये की हमारे यहाँ पेटी कैश का कॉन्सेप्ट नहीं है. मतलब कैश पड़ा हुआ है, अच्छा ये खर्चा कर लो, कोई चक्कर नहीं. सब कुछ पोर्टल पे जाता है. आप इनके स्कॉटलैंड वाले दोस्तों की तरह हैं. वो भी खर्चा नहीं करते. हाँ, तो एक चीज़ पे बहुत मेरे ख्याल है हर फाउंडर को नज़र रखनी चाहिए कि उसकी एक्सपेंस साइड क्या है. ऑब्वियसली एक साइड जब आप आते हो आप कहते हो इनकम कमाने That कोई will कमी नहीं है, को तो जितना मर्जी कमाना है वहाँ तो लिमिट रखनी भी चाहिए. जब आप खर्च करने मोड में जाते हो ना, आपको अपना डिफरेंट कैप पहननी पड़ती है. आपको कंप्लीटली डिफरेंट मोड में जाना चाहिए. मुझसे एक्स क्यों ले रहा है, ये वाई क्यों हो सकता है. मैं तो कई प्रॉब्लम्स को अपने सामने डेस्क पे लिख लेता हूँ. मैं सोचता रहता हूँ कि अच्छा यार ये इतना है मुझसे, लेट से ये मुझसे 150 रुपये ले रहा है पर पीस, ये 110 रुपये क्यों नहीं ले रहा. और मैं उस प्रॉब्लम को सोचता रहता हूँ. इवेंचुअली फिर फिगर आउट हो जाता है. जिस तरह अभी उन्होंने मुझे कहा ना कि मेरा 150 रुपये का डब्बा है, मेरे जहन में तो काफ़ी है सर आपका 40 रुपये का डब्बा क्यों नहीं है. सर हम कर सकते हैं. मैं वैसे you're right. You can be innovative. हाँ. You can be there are multiple ways to solve a problem. So मुझे लगता है कॉस्ट अगर आप बिल्कुल इतने बन्नी होकर सोच रहे हो ना कि आपने इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर थिन मार्जिन के साथ आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते. आप वैसे ही खत्म हो जाओगे. मतलब कि वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक सेंस. लेकिन आपका वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि वो कहें कि इतना जो मिलियंस का मेरा पड़ा था मैं आपके पास रखवाऊँ. यार इनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा भी है. हमने जब लाम स्टार्ट किया ना तो हमने स्टार्ट किया मेड टू ऑर्डर मॉडल से. मेरा अपना पूरी ज़िंदगी, मैं अपनी एजेंसी चलाता था 2013-14 में, तो मैंने 7-8 साल वो चलाई. सो पाकिस्तान के मेजर फैशन ब्रांड्स, आई वाज लकी इनफ टू वर्क विद देम. उनका ई कॉमर्स खड़ा किया एंड ऑल दैट. So- आप उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ई-कॉमर्स उनकी पूरा ई कॉमर्स डेवलप करता, मतलब एड, सोशल एड, वेबसाइट एंड ऑल दैट. सो आई गेट उसके बारे में ज़्यादा आपको आगे बताता हूँ मैं. ये यही आरिफ इकबाल साहब कहते हैं कि उनको वो एक्सपीरियंस था, बंदे टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस, ऐसा उससे फायदा ऐसा ही. है. ठीक. सो जब लाम बनाया तो पहला मॉडल था मेड टू ऑर्डर. हमारा वेयर हाउस भी नहीं था. मतलब ये कमरा बहुत बड़ा है, इससे थोड़ा हमारा वेयर हाउस था. 2020-21 की बात मैं कह रहा हूँ. हम लगा इतना बड़ा कमरा है, इसमें कपड़े रखे हैं, बहुत है, कमाल ही हो गया. सो फिर हमने इंटरनेशनल टारगेटिंग करना शुरू कर दी. तो अब आप ने ऑर्डर किया और आप मिसाल के तौर पर ब्रांड ए है, तो आपका ऑर्डर आ गया, हमने पोर्टल्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, ऑर्डर रियल टाइम में आपके पास आ गया, आपने बस बना के देना और आप ही ने प्रोडक्ट अपलोड किया, आपने डिलीवरी डाली है कि मैं 2 हफ्ते में दे दूंगा, महीने में दे दूंगा. आप डिलीवरी डाल रहे हो, 40 दिन डाल दो, 50 दिन डाल दो, जो भी दिल करता है डाल दो. अब जब टाइम आ गया, और ऑब्वियसली अब एक कस्टमर मल्टीपल सेलर से ले सकता है, एक ले लिया, एक ले लिया, एक ले लिया, ठीक है. अब मुझे बताएं 40 दिन बाद क्या होगा. इन्होंने हफ्ते बाद जोड़ा बना के दे दिया, इन्होंने 10 दिन में बना दिया. आपका वेट हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल पार्सल में स्प्लिट नहीं कर सकता, लोकल कॉस्ट तो कम है. अब 40 दिन में आपने तो दिया नहीं. अब आप जितने दिन डिले करे जा रहे हो, पार्सल डिले हो जा रहा है. अब मैंने जो से शिपिंग चार्जेस लिए हुए हैं वो तभी ऑप्टिमाइज करते हैं जब तीनों का पार्सल भेजूँ. फिर एक पार्सल में रिफंड करके भेज रहा हूँ, तो वो मसला. दूसरा, कस्टमर को हैबिट्स हम डाली गए डिले. अच्छा, हमने सबसे पहले एक 1.5 साल पहले स्टेप लिया. अच्छा, पहले लाम 3 मॉडल्स पे काम कर रहा था. किस तरह? मेड टू ऑर्डर, पिक एंड शिप, और तीसरा रेडी टू शिप, जो हमारे वेयर हाउस से बड़ा हुआ है. और हमारा कोई आई थिंक शुरू में 20-30% वॉल्यूम होता होगा रेडी टू शिप में. बट ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि हमारा 65-70% कस्टमर जो है वो ग्लोबल है. हमें खा की रेपुटेशन करनी है. मतलब हम तो सारी खेल ही रिटर्निंग कस्टमर पे नहीं है दुनिया में, वर्ड ऑफ माउथ. और आपको पता है ग्लोबल तो एक बहुत छोटी कम्युनिटी है कि जी लाम अच्छा है तो लाम अच्छा है, लाम बुरा है तो अब सारे खत्म हो गए. और वो कस्टमर की ऑपोजिट टिकट साइज भी बहुत बड़ा है. मतलब यहाँ पे हम 3-4 हज़ार पे तो नहीं खेल रहे, हम कोई 70-70 हज़ार 80 हज़ार एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे खेल रहे हैं. इसका मतलब यू डोंट वांट टू लूज दैट कस्टमर. वो एक बार गया तो आपसे गया. सो देन वी डिसाइडेड कि भाई अब मेड टू ऑर्डर नहीं हो सकता. और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मेड टू ऑर्डर में हमारी अक्यूमुलेटिव, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हमारी लेट्स से हमने सेलर है हमारे पास 1000 मेड टू ऑर्डर पे काम करते हैं, कितने % मिसकमिटमेंट होगी?
in terms of percentage out I of like these questions because I do not know them. They can tell. Let's make a guess. 38%. 99%. So very close, very close. So 99% miscommitment was there. Oh wow. So पहले हमने कहा भाई ये ना नाम भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो मेट ऑर्डर बना। अच्छा हमारा ख्याल था लिबर्टी वाले सिर्फ हमें तंग करते हैं। सर उसके बता भाई पक्की गल है, कल मैं पहला तो ये मसला आ गया कि जी आपका ये नहीं हो सकता। दूसरा हमने शिफ्ट हुए पिक एंड शिप पे। 1.5 साल पहले हमने कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया। 2 ही मॉडल हैं, या हमारे वेयर हाउस में पड़ा है या पिक एंड शिप है, दैट्स फाइन। बट आपको भी पता है यार, टेक हमारा अभी डेवलप इतना अच्छा नहीं हुआ हुआ, सिंकेजेस डेवलप नहीं हुए हुए। मसलन मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े स्टोर के सामने सिंक किया और वो जी हमें पता लगा जो बीच में टेक था उसका 4 घंटे का सिंक टाइम है वो करता है। सेल लगी हुई है भाई, हमने 300 पीस भेज दिया, उसने 300 पीस भेज दिया, वो तो एंड में अपना फुलफिल करे, हमारा ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देगा। तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा गैप था कैंसिलेशन का, बिकॉज ऑब्वियसली वो सिंकिंग नहीं थी। तो हमने कहा यार जब तक ये टेक हम डिप्लॉय नहीं कर देते ना, ये जब इस पर रिलायबिलिटी नहीं आ जाती, बिकॉज देखिए मैं और आप काम किसी लिए कर रहे हैं, कस्टमर के लिए, और कस्टमर रिलायबिलिटी फॉर अ ग्लोबल सेट, क्योंकि अच्छा लोकल होना बंदा कह भी देता अच्छा जो जा रहा है कुछ नहीं होता यार, पाकिस्तानी तो है ही ऐसे, पर जब आप अपने आप को ग्लोबल रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा मुझे एक चीज़ बताएं, जब लास्ट मिनट में आप किसी से ऑपरेट कर रहे हो, उसका SKU मिसमैच है, आप माल अपने पास ला रहे हो, 10 चीज़ें कर सकते हो, नए सेलर को QC करके इन्वर्ट करवा सकते हो, कोई मत क्वालिटी कंट्रोल करके इन्वर्ट कर सकते हो कि जो उसमें लिस्ट किया हुआ मैच कर रहा है। सो बड़ी हार्श कॉल की बड़ी हमारे लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो तमाम इन्वेंट्री जो आपको वर्चुअल मिल जाती है, वो एक दिन आप डिसाइड करते हो कि अब महीने बाद हमें नहीं मिलेगी, जो कुछ है वेयर हाउस में पड़ा है। बट दैट वाज अ वेरी टफ कॉल। बट जब ली थी तो ऑब्वियसली कस्टमर ने हमें ट्रस्ट किया और सेलर ने ट्रस्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता वो साइकिल घूमना शुरू हो गया। मेक सेंस। अच्छा उमर, आपके वालिद साहब इस इंडस्ट्री के एक सेठ हैं बड़े, तो कौन I don't think you would like that, but लेकिन आपने खुद ही आज बात से पहले, तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू थिंक यू सीम लाइक अ वेरी डेटा ओरिएंटेड गाय, कि जो डेटा बता रहा है लेकिन वो सेठ साहब की ईगो नहीं समझ में रही अभी इस बात को। नहीं, I think he's like very progressive. चलें आपके फादर ही बात करते हैं जनरल पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर तो because as I said, he pushed me into getting into online sales and making this website, and he has a vision. मैं बताना भी चाहूँगा कि like we have this another offshoot of ELO which is called ELO Works, because हमारा जो primary business in UK है वो ये है कि we sell uniforms. So McDonald's, KFC, Pizza Express, अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उन्होंने जो जैकेट्स पहनी होती हैं UK बॉर्डर एजेंसी की, तो वी सप्लाई दोज। तो जब हमने ये लो भी शुरू किया तो मैं डेटा तो इस तरह आपको नहीं कह सकता, बट वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, लाइक फॉर एग्जांपल फौजी सीमेंट का कोई मैनेजर येलो से ऑर्डर करता, उसने अपने लिए जैकेट मंगाई, उसने कहा जी मेरे वर्करों की भी जैकेट आप बना दें। तो वी फाउंड एन अपॉर्चुनिटी दैट यार इसमें खपत भी कम है, पैसे एडवांस मिलते हैं, कस्टमर तंग भी नहीं करता, वो कहता है 300 जैकेट, 500 जैकेट, 1000 जैकेट, we do that. So what we have, and now like with Pakistan, लेकिन रेट डिफरेंस भी तो होगा ना। नहीं सर रेट डिफरेंस तो again like we are you know like उसके लिए जैकेट बन रही है ना, तो वो तो ऑब्वियसली महंगी बनेगी, लेफ्ट ओवर तो नहीं है ना वो। तो बट what we have done is that data shows that पाकिस्तान के अंदर अब छोटा sir you have a coffee shop, you employ 10 people, you need 20 shirts, who are you going to go to? आपका या होएगा कोई फुफ्फी का पुत्र जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, या कोई दोस्त होएगा जो जिसकी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी बंदे को वो जानता होएगा। You know any website where you can get those uniforms? No. So we saw a gap in that. In the US in US तो बहुत है, लेकिन in Pakistan there is nobody. Like you will ask your HR guy या admin guy, यार मेरी शर्टें सोर्स करके दे, कोई वेबसाइट नहीं। तो we are working on that because we see a lot of inflow, मतलब हम लोगों का जो CRM है उसके अंदर ये बड़ी इंक्वायरीज आती थी। तो मैं अगर डेटा की बात करूं तो वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये काम तो हम पहले ही कर रहे हैं, हम यूके में वैसे ही ये काम ही है हमारा, तो अब हम पाकिस्तान में उसको रेप्लिकेट करें, बट ऑन अ वेरी स्मॉलर लेवल कि यार यू कैन गेट एन ऑर्डर फॉर 10 शर्ट्स, वी आर नॉट गोना आस्क यू फॉर 500 शर्ट्स। सो एंड इन कस्टमाइजेशंस के अंदर, इसके अंदर भी अगर आप ऑप्टिमाइज कर लो, देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। लाइक लुक एट द पेट्रोल पंप्स। अब आप लाहौर में ही, मतलब मैं फैसलाबाद में हूँ, और फैसलाबाद के टोटल के पंप के अंदर जो जैकेट है वो लाहौर के पंप की जैकेट से फर्क है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, मे बी पुरानी जैकेटें पहनी हुई, नई जैकेटें पहनी हुई, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर दैट वी थिंक दैट यू नो इफ समबडी इज लुकिंग देयर, कॉपी करना चाहता है, तो देयर इज अ बिग गैप
in getting into these customized garments for uniform business. मेक सेंस। जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये कोई ईस्टर्न है, कोई वेस्टर्न है, कोई बच्चों का है, बड़ों का है, जो भी है, कौन सा सेगमेंट है जो कि यानी जिसमें मार्जिन ज़्यादा थिन है और वो दे कैन किल योर बिजनेस, और कौन सा सेगमेंट है जिसमें नहीं रूम ऑफ ग्रोथ बहुत सर इनके बिजनेस में बहुत मार्जिन है। मैं आपको भी बता देता हूँ, मेरी वाइफ का भी एक क्लोथिंग ब्रांड है ईस्टर्न वेयर, और मेरी भाभी का भी है, यू नो लाइक नहीं वो उनका भी नहीं है, लेकिन उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज लाइक वेरी लिटिल, द ROAS इज लाइक, यू नो, मैं जब उनका डैशबोर्ड खोल के फेसबुक का देखता हूँ, द नंबर इज लाइक 15, 20 का ROAS है ना, लाइक माई आईज पॉप आउट कि ये 20 का ROAS कर किस तरह रही है, 20 30 हज़ार रुपए का जोड़ा है, और जब 20 का ROAS आता है, I'm like यार दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन। तो आई फील दैट ईस्टर्न वेयर हैज अ लॉट ऑफ प्रिंटिंग मशीन। किसके पास मार्जिन है? उनके पास उनके होगा, पास वो होगा हमें दे रहे हैं, नहीं दे रहे। वो ये लाभ गलत को question शायद है। निचोड़ दे, लेकिन उनके बड़े मार्जिन से खवातीन बड़े पैसे खर्चती हैं यार। मार्जिन अगर हमारे से रिलेटेड पूछे ना, हम लोगों की मेजर इस टाइम पे क्लोथिंग है, और मेरा बड़ा एक क्लोज मानना है कि अगर आप मार्केट स्पेस से हो ना, तो आप अगर कोई कैटेगरी करो ना, तो बहुत तमीज़ से करो, मतलब उसमें इतनी पेनिट्रेशन दो। इसीलिए हमें जब हमने लाम स्टार्ट किया ना, तो हमारे पहले 50 ब्रांड ब्राइडल बेचते थे, हम खाली ब्राइडल बिजनेस करते थे, हर कुछ 1 लाख रुपए से ऊपर। फिर हम खवातीन के बिजनेस में आए 50,000 से ऊपर, फिर बड़ी हिम्मत की साल हम 50,000 से ऊपर ही कपड़े बेचते। मैं तो कोई 100-200 सेलर पाकिस्तान का हाई एंड इकट्ठा किया हुआ एंड ऑल दैट। फिर बड़ी हिम्मत लेके हम 20,000 में आए। फिर आज से आप बात करेंगे तकरीबन 3 साल पहले हमने पहली दफ़ा फैसला किया हम 5,000 वाले कपड़ों में भी आएंगे। तो वुमेन तो जब आए तो पता लगा हमने वुमेन जो लो एंड ईस्टर्न है, जो आप 1,000 रुपये से लेके 5,000 का कपड़ा, देन हमने उसमें को लाव डिज़ाइन की कैटलॉग बिल्ड की। सो उसके बाद फिर हम आए किड्स वेयर में। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा, हमने आज से 6 महीने पहले डिसाइड किया हम ज्वेलरी कैटलॉग स्टार्ट करेंगे। हमने ज्वेलरी कैटलॉग मार्केट में रिवील ही तब की जब हमारे पास 25,000 न्यू डिज़ाइन हम लेके आ चुके हुए थे, 25,000 डिज़ाइन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी कैटलॉग आउट देयर। अब हम वेस्ट की बना रहे हैं, पर आपको हम वेस्ट की आउट नहीं कर रहे, वी ऑलरेडी हैव 10,000 डिज़ाइन और वेस्टर्न। हमने गोल ये रखा हुआ है इंशाल्लाह हम इसको 50,000 डिज़ाइन की कैटलॉग बनाएंगे, तब हम आउट करेंगे। सो मार्जिन इस इंडस्ट्री में ना, टू मार्केट प्लेस स्पेशली, ये वेरी कर रहा होता है। आपने कहा किस कैटेगरी का मार्जिन है, ऑब्वियसली मेरा इस टाइम 90% प्लस पोर्टफोलियो तो है ही क्लोथिंग है, बेशक वुमेन है, बेशक मैन है, या ईस्टर्न है, या नॉन ईस्टर्न है, या वेस्टर्न है। ये आई थिंक डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। रिटेलर है तो वो कोशिश करेगा आपको कम मार्जिन दे, डिज़ाइनर तो कोशिश करेगा कम मार्जिन दे, ELO है तो कहेगा ना ही दो मार्जिन, तो मे बी बट मैन्युफैक्चरर्स अच्छे मार्जिन आपको दे देते हैं। आई थिंक वेरी करता है आप किस सॉर्ट ऑफ बिजनेस से वो करो। तो बिकॉज हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं, देयर आर 4 सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। वन वी कॉल एज a designer business, the second we call as large scale retailers, the third we call as large scale manufacturers, जो इनसे आप भी सब अपना मेजर सप्लाई तो उन्हीं से लेते होंगे, and then everyone is then SME. So I think these are 4 category of business. तो कैटेगरी ऑफ बिजनेस वाइज वो मार्जिन निगोशिएशन अलग चल रही होती हैं, बट वो एज अ मार्केट प्लेस वी हैव सेट अ स्टैंडर्ड, भाई ये है, इस पे करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करें, मतलब कि फिर वो चल रहा है। मेक सेंस। आपका जो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर की बात हो रही थी और मैंने उसको चेंज कर दिया टॉपिक को, आपका वो डू यू ऑल्सो हैव द स्टैंड कि अगर आप मार्केट प्लेस है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर कम होगी क्योंकि रिटर्न कस्टमर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका तो सिर्फ यही मामला है ना कि जितने भी लोग हैं वो मार्केट प्लेस बैठे हुए हैं, तो लोग आपके पास वापस आएंगे। अगर लेट्स सपोज उनको एक नहीं भी कस्टमर चलेगा तो किसी और के पास चले जाएंगे और रिटर्न कस्टमर बढ़ेगा, इसलिए आपकी कॉस्ट नीचे जाएगी। इज दिस ट्रू? एग्रीड। आपका जो आप पहले कस्टमर में तो मेरे ख्याल प्रॉफिट कमा रहे होते, क्योंकि आप जब ग्लोबल फ्री शिपिंग दे रहे होगे तो कुछ ज़्यादा ही सब्सिडाइज कर रहे होगे, और शुरू में भी तो आई थिंक कस्टमर सेकंड या थर्ड परचेज पे आपको प्रॉफिट देना शुरू करता है ऐसे। तो वो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है कि आप तो अगर आप वैसे देखेंगे, अच्छा यार ये तो अमेरिका में मैं या तो $19 फ्लैट ले रहे हैं और अगली ने 26 जोड़े पार्सल में ऐड कर लिए हैं, और वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरी भाभी आरिफ की जो वाइफ हैं, वो कहती मैं मस्जिद में बैठी हुई थी ड्यूरिंग रमज़ान, 1-2 साल काफ़ी पुरानी बात है, तो कहती वो कुछ खवातीन बैठी डिस्कस कर रही थी कि यार वो मैं कहता आई थिंक $20 ले रहे थे फ्लैट कि जी इसमें जितनी मर्जी बाइंग कर लो। तो कहती मैं मस्जिद में नोटिस कर रही, वो तो 4-5 खवातीन मिलकर डिसाइड कर रही कि यार बात सुन, लाम से पार्सल लेना, तू हमारा मिल के कर दी $20। तो दे वर नॉट इवन पेइंग $20 ईच। लगा सारे मिल के एक ही बंदी को कहते थे तू ही कर ले, हम तेरे पैसे दे देंगे। सो तो पहला कस्टमर आपको मेरे ख्याल है बर्न ही करना पड़ता है, तो फिर आप दूसरे या तीसरे टाइम, और फिर वही वाली बात आ जाती है कि रिटर्निंग कस्टमर पे पूरा बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा है कि आप उसे सही
प्रोडक्ट सही टाइम पर डिलीवर करोगे एंड देन वो आपके इवेंजलिस्ट बनेगा, वापस आएगा और आपसे दोबारा परचेज करेगा एंड फिर वो एक बनेगा। दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो अगर आपको आइडिया हो, हम लास्ट वीक हम शॉपिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप, Yeah, but I was gonna ask. तो टोटल हम लोग इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सुबह मैंने देखा था हमारा 6ठा नंबर था ऐप स्टोर पे। तो ऐप स्टोर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्पल ऐप स्टोर पे अगर आप अभी अपने फ़ोन में पाकिस्तान खोलें और टॉप फ्री ऐप्स खोलें तो आई थिंक लाम इज़ नंबर 6 और नंबर 7 होगा। सो और शॉपिंग में तो वी आर नंबर 1। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बिकॉज अगर आपका कस्टमर आपकी अपनी ऐप पे है तो फिर आपको मेटा और इन सबको पैसे देने नहीं पड़ रहे, तो फिर आपका अपना इंजन है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ऐप है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी रीवैम्प की है, सो वो भी एक स्टोरी है और आप करें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर को अपनी ऐप पे लेकर आओ ताकि फिर वो अपनी जर्नी के अंदर है। आपको उसको बार बार रिक्वायर करने के लिए थ्रू मल्टीपल चैनल ना जाना पड़े बिकॉज वहाँ से जाने के लिए वो आपसे फिर पैसे मांगते हैं, मतलब कि चलो एक बार दिखा दिया नहीं दोबारा परचेज करना फिर पैसे दो। तो आई थिंक इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ जर्नी है कि आप लोगों को अपनी ऐप पे लेकर आओ। And how many percentage of the customers are coming from app? Like sales का क्या नंबर है आपका percentage wise? वो तो 100% भी हो सकता है। आप नहीं आप सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ब्रेक डाउन फ्रॉम वेबसाइट एंड ऐप ग्लोबल में अच्छा देखिए वेरी करता है। हर कोई पुश करता है ऐप फर्स्ट बेनिफिट दे दो, तो हमने तो जो ग्लोबल शिपिंग के बेनिफिट ऐप पे शिफ्ट कर दिए तो 82% कस्टमर ऐप पे ट्रांजिशन हो गया। नाइस यार, Global. दिस इज ग्रेट। तो हमने तो कहा भाई उनके लिए शिपिंग बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब कि ऐप डाउनलोड करो, फ्री शिपिंग लो, फ्री लो या सब्सिडाइज लो Okay. या आपको कुछ बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगी। तो ऐप पे करो तो आपको वो मिल जाएगा। लोकल में कस्टमर कहता है तो मुझे क्या ही टेंशन, ले लो मुझसे 100 रुपये। And can I ask you another question? How annoying are you with the push notifications? हम इतनी कर भेजते ही हैं, Okay. हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी है। अगर एक मैं जिस तरह पिछले दिनों एक ग्लोबल ऐप है मैंने डाउनलोड की भी मिडल ईस्ट की मार्केट प्लेस की, सो आई वाज गेटिंग लाइक 7-8 पुश नोटिफिकेशन अ डे। तो मेरा ख्याल है Then you uninstalled it. अनइंस्टॉल कर लें या फिर जाके अपनी सेटिंग में कुछ वो अनोइंग है, मतलब कि वो कस्टमर कहता है क्या ही करूँ, वो आपसे ही कह रहे हो फिर अनइंस्टॉल कर लेते हो। सो हम कम ही करते हैं, लाइक मैक्स 1 अ डे और अंडर 3 अ डे इवन इन द फुल प्रमोशन। सो जब वो आपकी वो 11-11 सेल लगी हुई है या आपको कुछ हुआ हुआ है, सो अभी लोकल में आई थिंक इट्स अंडर 30% राइट नाउ, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसको किस तरह से कैपिटलाइज ऊपर लेके चलें। ऐप फर्स्ट अप्रोच मेरा ख्याल है किसी बिजनेस की स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कर सको। मेक सेंस। इसमें मैं जानना नहीं चाह रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे में आ रहा था क्वेश्चन कि अब ऐप पे आपने पुश कर दिया, उसने वहाँ जाके पेमेंट की, तो ऐप की पेमेंट में तो आप एप्पल को भी काट देंगे ना बहुत सारा 40%। नहीं वो अगर एप्पल ऐप स्टोर के अंदर दो तरह की एक साइकिल्स होती हैं कि इट्स मोर अबाउट फिजिकल वर्सेस वर्चुअल। तो अगर आप ऐप स्टोर के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कोई, तो फिर एप्पल उसको 30% काट लेता है। ये सर वन टाइम का नहीं होता। हाँ, मतलब कि आप चेकआउट बाहर है ना, एप्पल से बाहर चेकआउट हो रहा से बाहर चेकआउट है, एप्पल से बाहर चेकआउट हो रहा है, तो उसमें पैसे नहीं कटेंगे। अच्छा, आप शॉपिफाई का 87th नंबर 88 हाँ। हमारा शॉपिफाई का वी आर द ओनली प्रीमियम पार्टनर ऑफ शॉपिफाई इन पाकिस्तान। एक मेरा मानना है फ्यूचर को लेके कि जितने भी ये लोकल प्लेयर्स होंगे ये शॉपिफाई को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई लोकल ऐप होगी जो इसको रिप्लेस करेगी, क्योंकि शॉपिफाई विल बिकम टू एक्सपेंसिव या बिकम टू इररेलेवेंट एंड अ लोकल प्लेयर जिनको रिटेल होता है कुछ और होता है जो इनको रिप्लेस करेगा लोकल लेवल पे। डू यू एग्री? I really hope so. मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि ये होना भी चाहिए because Shopify is getting more expensive and the level of support we used to get अब तो बिल्कुल फारिग कर दिया, अब तो सपोर्ट ही नहीं मिलती। पहले तो उनके हमें सपोर्ट करीब सबसे करीब ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। हमें तो मिलती, मेरे पास तो एक वो उन्होंने डेडिकेटेड बंदे दिए हुए थे, कोई मसला हो इसको फ़ोन करो या आपका काम कर, ख़त्म, कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो आई फील कि व्हेन इट कम्स टू लाइक one-on-one personal support, because we used to have a meeting every month और वो ये कहती थी अगर ये मसला हो रहा है तो ये काम कर ले, ये ऐप यूज़ कर ले, they used to give us solutions। हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, वो हमें बताते थे कि ये सोल्यूशन है। तो एक वो जो 1-to-1 पेयरिंग होती थी, टेलर मेड सॉल्यूशंस, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में तो खैर बेबी स्टेप्स वाले काम है, क्योंकि इधर अभी भी मुझे लगता है कि खैर ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा आ गई है, बट I feel there is a massive disconnect between the owner of the company. So for example, if I own a clothing brand, जो ओनर है उसको कख नहीं पता कि वेबसाइट किस तरह चलती।
उसने एक बंदा रखा होएगा, वो बंदा उसको कहेगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान में अगर रिकमेंडेशंस या लोकल बंदे बैठे हैं और वो बताएंगे भाई ये वाला तेरा मसला है, ये कर लो, ये वाली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपने कभी लोकल किसी कंपनी को ट्राई किया है? अभी हाँ, को रिटेल और बाकी जिनको के साथ, हाँ, सारों के साथ काम किया हुआ है मैंने। लेकिन ये अभी उस लेवल पे नहीं है। मैं आपको अपना बताता हूँ। सो वी यूज्ड टू हैव दिस रियली कूल, मतलब मुझे लगता है कि ये लोगों ने जो स्केल किया और हम जो 5-6 हज़ार ऑर्डर पर डे पे जो गए थे, मतलब अब तो हमारे ऊपर नीचे होते रहते, बट द कैपेबिलिटी ऑफ शिपिंग 5000 ऑर्डर्स अ डे, वी कुडंट डू इट विदाउट some सॉफ्टवेयर्स व्हिच वी वर पेइंग टू यूएस कंपनीज। हो ही नहीं सकता था। मतलब वो जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है, लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, वो पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन वी नीड डेवलपमेंट यार, अभी टाइम लगना है इसका आपको। वो अगर आप इस स्केल पे चले जाते हो तो ठीक है, आई डोंट नो, दराज ऑब्वियसली डज मोर, आई डोंट नो व्हाट देयर वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर इज, बट इधर यू नीड अ लॉट ऑफ improvements, and Jinko is doing a great job. Jinko solves like 80-90% of our problems, but not 100%. और वो उस लेवल का भी नहीं है तो नहीं, उनका लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देखिए हर बंदे के ना, आप जब Oracle या SAP भी लगा लेते हो तो कुछ पंगे ऐसे होते हैं कि जो आपको ना जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो वो जो जुगाड़ है वो हम लोग का पूरा फिट कर रहा है उसके अंदर, बिकॉज दे यूज्ड टू लाइक गिव अस अ कॉल, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा हम लोग ये तुम्हें पैच दे देते। इट वाज एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, like it's $100 per user and we have about 80 users, तो पैसे तो मेरे बहुत लग रहे हैं उस काम में, but it's worth it if you want to scale. Makes sense. Interesting. ठीक हो गया। any last moment thoughts इस टॉपिक पे या इन जनरल? एक चीज़ जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पर्सनली हम डेवजिंग की जर्नी में हमें रियलाइज़ हुआ कि एट सम लेवल आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे आपको सबके साथ मिल के कुछ मर्जर्स, कुछ एक्विजिशंस के थ्रू ही ग्रो करना पड़ेगा। यहाँ पे आके मैंने इन जनरल देखा कि पाकिस्तानी कंपनीज जो होती हैं वो थोड़ा अपना डेढ़ इनकी मस्जिद है मेरी, मैं उसमें किसी और को क्यों एंटर करूँ, या मैं किसी की मस्जिद में क्यों जाके बैठूँ। जबकि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की, एसएसको की, ये बाहर की कंपनी देखूँगा, वो मर्जर, एक्विजिशन, जेपी मॉर्गन चेज बना, जो भी बना, तो डेवजिंग हैज स्टार्टेड डूइंग दैट। डू यू थिंक मर्जर एक्विजिशंस आर इम्पोर्टेंट? Do you think कि कभी येलो मर्ज होगा या एक्वायर होगा? सर मुझे उस पर पता क्या लगता है, the business environment in Pakistan is very people focused. हम कॉर्पोरेशंस नहीं बनाते, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स नहीं लेके आते। हम लोगों के अंदर अभी भी बहुत सी, मैं अपनी कंपनी की बात ही कर लेता हूँ, जो मेजर ऑपरेशंस हैं, मेरा भाई है, मेरे वालिद साहब हैं, या फिर कजन्स हैं, तो आई फील कि कंपनीज के अंदर जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी पर्सनल टू अस, इट्स लाइक अब ये मेरा खानदानी बिजनेस है भाई, तो हम लोग की जब तक ये सोच नहीं खत्म होगी तो मर्जर एक्विजिशन सर हो ही नहीं सकती। किस तरह होएगी? मैं अपनी, हाउ कैन आई सेल पार्ट ऑफ मी टू एनीबॉडी? तो हम इतने इमोशनली अटैच्ड हैं अपने बिजनेसेस के साथ, और ये अब जो स्टार्टअप कल्चर है इसमें ये सोच बदली जा रही है। लेकिन अगर पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें, खैर आईटी इज नॉट अ ट्रेडिशनल बिजनेस इन पाकिस्तान, इधर तो ये सारी कॉर्पोरेट्स बन गए टू अ लेवल, बट इफ यू लुक इनटू टेक्सटाइल, कोई भी बिजनेस आप पाकिस्तान में उठा के देख लो, तो उनकी सारों की मेंटालिटी ही ऐसी है, तो सर कहाँ से मर्जर होने? सही। आई थिंक मेरे 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 मैं थोड़ा ऑपोजिट हूँ, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स द राइट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये आपने एक प्रॉब्लम में 3 साल लगाने हैं और वो ऑलरेडी बनी पड़ी है और आपके 2-2.5 साल बच सकते हैं, तो व्हाई नॉट? मतलब कि आपके, मेरे ख्याल अगर लार्ज स्केल जर्नी का वो पार्ट हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो और अगेन मैं मुझे अब तक याद है 2020-21 में आरिफ जब पाकिस्तान आया था, तो क्योंकि आरिफ ने 2021 के एंड में 22 में फिर यूएस छोड़ के तो हम लोग शुरू में वेयर हाउस खुद नहीं करना चाहते थे, यार किसी के साथ कर लेते हैं, मतलब कि हम वेयर प्लेटफॉर्म तो टेक पे काम करते हैं, ये काम करते हैं, कर ही नहीं रहा, मतलब वेयर B2C में या D2C में वेयर हाउसिंग है ही नहीं पाकिस्तान में, सिरे से नहीं, तो फिर हमने खुद डेवलप की। हालांकि उस टाइम पे होता तो शायद आज को बंदा बहुत पैसे कमा रहा होता वहाँ, है नहीं एक एलाइड, 2020-21 में शायद मिले नहीं, हाँ शायद नहीं, लेकिन एलाइड कर, सो देन वी डेवलप आवर ओन सोल्यूशन और उसके अकॉर्डिंगली, बट अभी लाइट अगर उनको बैड फॉर लाइट्स कर रहे थे, लेकिन हमसे नहीं, तो बट मुझे लगता है मार्केटिंग नहीं ठीक है, मार्केटिंग नहीं ठीक। हम अभी खुद भी देखते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से मिलते रहते हैं, कि रिसेंटली बहुत सारे लोगों से मिले हैं कि अगर
ऑब्वियसली इन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी हम कर रहे हैं अगर क्योंकि आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऐसे शो नहीं होगा क्योंकि आपने तो मतलब सीजन इन्वेस्टर से रेज किया तो you are very वी आर वेरी सॉर्टेड कंपनी तो Yeah. कंपनी में मतलब ऑब्वियसली फाउंडर ड्रिवन कंपनी का ये फायदा होता है आप थोड़ा स्केल फास्ट कर लेते हो थोड़ी सी एनर्जी कंपनी में डिफरेंट आ जाती है बट मैं और आरिफ अगर कंपनी में ना भी हैं तो कंपनी तो बिल्कुल स्मूथ चल रही हो बिकॉज द स्ट्रक्चर इज बिल्ट लाइक बट अगेन मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में ये वे बिल्ट हो लोग आपने बहुत अच्छी बात की कि स्ट्रक्चर कंपनी का ऐसा बनाना चाहिए मतलब कि सर उसके बगैर बन नहीं हो सकता और ये होगा तो मेरे ख्याल है आप 10x फोल्ड करोगे अदरवाइज कर ही नहीं सकते मतलब आपने हर प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर अभी यही शॉपिफाई की जो बात है ना शॉपिफाई में वी थॉट एज डेव जिंक हमारे पास 20 टेक्नोलॉजीज हैं शॉपिफाई भी ऐड करना है हमने शॉपिफाई की सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हमने साल लगाया कि यार इसका हमें प्रो पार्टनर बनने के लिए ना हमें 2 साल तो कहीं नहीं गए जो मर्जी कर लो कंप्लाइंस पूरी करनी है सारी चीज़ें पूरी करनी है सर्टिफिकेशन लोगों को और फिर लोग तोड़ने पड़ेंगे किसी कंपनी से उसके लोग महंगे भी होंगे इंडस्ट्री में यार एक कंपनी है जो ऑलरेडी पार्टनर है और इश्यू साहब में है तो उसको ही उठाएं यार ठीक तो 100% ऑटोमेटिव का एक्विजिशन वहाँ से हुई थी फिर उसके बाद हमने इसी तरह सेल्स फोर्स में एक्वायर किया इस बार हमने डेटेक्स एआई को एक्वायर किया तो एग्जैक्टली इट सेव्स टाइम एब्सोल्युटली इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन अच्छा ये उल्टा भी पड़ सकता है मतलब कई दफ़ा क्या होता है कि आप बस बोल रहे हैं तबलीगी जमात नहीं बनाते कि यार तुमने चलना तुम भी चलो तुमने करना तुम भी करो तो वो सिर्फ रेवेन्यू बेस बन जाता है कि यार चलो मिल के करते हैं ठीक है मिल के करना इज़ नॉट द राइट वे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग इज़ द बेसिक्स लेकिन अगेन मर्जर एक्विजिशंस विल बी ड्रिवन बाय योर प्लान के आपने जाना किस डायरेक्शन सही वैल्यूज मैच करनी चाहिए यार और वैल्यूज मैच करनी चाहिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ना हाँ वैल्यूज तो मैच करनी चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर भी ना काफ़ी कुछ क्लियर करता है कि यार हर बंदे का तुम्हें KPI डिफाइंड है आप मेरे उसमें नहीं आ रहे मैं उसके आप में नहीं आ रहा आपका अपना काम है मेरा अपना काम है और आपने आके कहीं पे इधर आके मर जाए ना लेकिन हाँ जब नीचे एम्प्लॉयज़ की बात है तो वहाँ पे कल्चर बहुत मैच करना चाहिए कि मतलब आपने क्या कल्चर दिया हुआ था हमने क्या कल्चर दिया हुआ था और कैन आई आस्क यू कि हाउ डू यू इट्स अ you कॉन्वर्सेशन know yeah it is so what is one thing about DevZinc culture and how did you impart that culture into the company because I struggle क्योंकि आपने देखे ना विजन अगर देना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ अगर आपकी नीचे वाली टीम को ही नहीं पता तो आप कहाँ से क्या कर लोगे आपको मैंने इतने की सेल करनी है क्या करना है so what are the tips and tricks that you did to have that vision within the company डेवजिंग स्टार्ट ही नहीं करना था हमने okay ओरिजिनल प्लान ये था नहीं ओरिजिनल प्लान ये था कि आई वाज अ प्रोग्रामर एंड आई वाज बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर सम क्लाइंट इन कॉन्फिस ठीक कॉन्फिस जो कि yeah तो रजा के साथ रजा के साथ राइट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है ना वो इस तरह से वर्क कर रही थी कि यार ये सेल्स है ये सेल्स को बिजनेस लेके आएगी ये इंजीनियर्स इनका काम है कि ये स्टोरी बनी हुई इसको बस बिल्ड कर देना है वो क्या कस्टमर है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बन रहा है इसमें तो इंटरेस्ट भी लेना नहीं है ठीक मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये गैप है और इंजीनियर्स और सेल्स कुछ और कमिट करके आइए इंजीनियर्स कुछ और बनाना चाह रहे हैं ठीक बट वी डिड वाज कि यार हमने पहले बिजनेस समझना है हमने बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा काम सही होगा फिर हमें पता होगा कि हमने क्लाइंट को कहना यार तुम ऐसे कर लो तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते उसके डाटे को देख के हम उसको बेहतर गाइड कर सकते हैं बिकॉज वी आर देयर राइट सो हमने ये चेंज किया था कि हम सेल्स को वैसे ही कट कर देंगे हमारी कंपनी के शुरू वाले दिनों में से था कि हम कोई HR नहीं बनाएंगे क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते ठीक हम कोई सेल्समैन नहीं रखेंगे क्योंकि कोई सेल्स करने की जरूरत है हमारी प्रायोरिटी इतनी कमाल होगी कि उसकी मार्केटिंग भी कमाल होगी और वो राइट सो हमारे और बहुत सारे बिलीफ थे कि CEO भी नहीं रखेंगे मतलब नहीं वी वर वेरी तालिबानिश ना कि मतलब रेवोल्यूशन आनी चाहिए ऐसी की तैसी और ये वो तो लेकिन फिर उसका नुकसान भी हुआ ऑब्वियसली क्योंकि सारी तालिबान बन गए ठीक है तो जब हम लोग एक बड़ी कंपनी बने और हमने आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में आने तो अब उन्हीं लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं यार ये किया था बहुत अच्छा था दोबारा नहीं करना नहीं वापस आओ स्ट्रक्चर में अब वो बात ना माने क्योंकि वो एक एंटाइटलमेंट होती है ना कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग IT कंपनी वी वेंट फ्रॉम 6 एम्प्लॉइज टू 2200 in a matter of 5 years wow ठीक and that's when I realized at the top कि यार ये कुछ गलत हो रहा है हम बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं नाउ वी नीड टू बिकम अ कॉर्पोरेट कंपनी और उसकी कोई स्ट्रक्चरिंग होगी अच्छा फिर हम बाहर से हमारे लम्स के हेड ऑफ अकाउंट्स थे और वो कॉन्फ्रेंस के CFO थे उनको लेके अपने पास आया CFO उन्होंने बताया यार कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये क्या आप लोग बेवकूफ़ों की तरह निकल पड़ते हैं एक तरफ और राइट सो अच्छा मैं सबको बिठा के समझा रहा हूँ और लोग मुझे वाकई में मैनेजमेंट में ये कह रहे हैं कि यही वो लोग थे ना उस्मान साहब जिनके बारे में हम कहते थे कि हमने ये नहीं बनना ठीक अब ये बाबे आके हमें समझाएंगे कि हमने क्या बनना है ये नहीं मैं आई एम नॉट किडिंग दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स तो और मैं समझा रहा हूँ हाँ यार हाँ मैं ही समझा रहा था लेकिन मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत समझा रहा था कुछ हकीकतें भी होती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए राइट सो अब फिर मैं समझा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है फिर मैंने सत्या की पढ़ी वो जो हार्वर्ड की केस स्टडी है कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट सही तो उसमें उन्होंने कहा था कि यार माइक्रोसॉफ्ट वॉज अ मोस्ट वैल्यूबल कंपनी इन द वर्ल्ड and now my task was to make it a most valuable company in the world again
And the people who have made Microsoft the most valuable company might ask us to make them believe कि यार जो आपने किया वो अच्छा था लेकिन अब कुछ और करना पड़ेगा, right? So entitlement तो वो आसमानों को छू रही थी ना, तो वो फिर एक बहुत बड़ा ढक्कन फंस जाए तो उसको थोड़ा खोलना पड़ेगा. तो we had to let go a lot of people. It destroys our culture. जब हमने ये चेंज मैनेजमेंट की थी, हमारा प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए. कॉर्पोरेट कंपनी के प्रॉफिट्स वो होते हैं, मतलब प्रॉफिट तो सही रहेंगे, राइट? सो अब हम लोग प्लस होते हैं ना हाँ, वो तो रुथलेस हो गए ना, तो वो इंक्रीज हो गए, कल्चर डाई आउट कर रहे हैं. लेकिन फिर उसको थोड़ा सा समझा, शेप किया. नाउ वी आर माशाल्लाह वो एक पेनफुल जर्नी के थ्रू हो के अब एक कल्चर्ड कंपनी दोबारा से कॉर्पोरेट कंपनी बन रही है, जो कि दोबारा से अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंक्रीजिंग. हमारा ओरिजिनल गोल वाज 80,000 एम्प्लॉइज, राइट? वाह And the goal was goal, you know, and it has no financial backing कि यार 80,000 एम्प्लॉइज के सैलरीज कहाँ से आएंगे, 80,000 एम्प्लॉइज के प्रोजेक्ट्स कहाँ से आएंगे, बस 80,000 एम्प्लॉइज, right? But now it's still 80,000 employees, but it's now backed by numbers, it's backed by projections. कैसे होगा, कौन सी मार्केट्स होंगी, और everything we are doing is fitting in that direction. Obviously अगर वो तो सही होगा या नहीं होगा वो तो future will tell, लेकिन लग रहा है कि डायरेक्शन सही हो गई है. तो ये चेंज मैनेजमेंट वाज वेरी वेरी टफ. और मेरे ये 3-4 साल जो चेंज मैनेजमेंट में गुजरे ना, probably the toughest time of my life in terms of CEOship. लेकिन the biggest learning also. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये रियलाइज़ हुई थी कि एक चीज़ जो मैं पॉडकास्ट में बोलता रहा कि यार ये एकेडमियंस को क्या पता कि कंपनी कैसे चलती है, ये जो लम्स के लोग हैं, अब ये मैं बताएंगे. वो क्या नाम है, आजाद चाय वाला? हाँ, वो आज़ाद चाय वाला सोच है ना. आज़ाद चाय वाला से मुझे खैर मेरे दोस्त हैं, वो इतने बार बार उन पर ही नाम आया था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले हमें बताएंगे कैसे इन्होंने कभी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं चलाया और ये और वो. अच्छा, मैं जब ये इसके थ्रू जा रहा ना, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा ईगो ख़त्म करें, वापस यूनिवर्सिटी चलते हैं. तो मैं आरिफ भट्ट साहब से जाके मिला लम्स में, मैंने उनसे चेंज मैनेजमेंट का कोर्स किया. फिर मैंने हार्वर्ड के कोर्सेज करना शुरू किया, हार्वर्ड का मैंने चेंज मैनेजमेंट का कोर्स किया. एंड आई रियलाइज कि वट एवर आई एम गोइंग थ्रू ना, देयर आर 100 अदर कंपनीज दैट हैव वेंट थ्रू दिस. आई एम नॉट यूनिक. आई वाज जस्ट टू ईगोइस्टिक टू नॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक. और फिर वो जो सारा मटेरियल, केस स्टडीज और सारे पढ़ा, उससे फील हुआ कि यार हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही करना होता, और ऐसा ही. और हद तक कि फीलिंग्स तक डिफाइन थी मेरी कि ये तुम फील कर रहे हो ना, इसने भी ऐसा फील किया था, ये हार्वर्ड का ये वाला बंदा इसने भी ऐसा, ये स्टारबक्स का ये वाला बंदा इसने भी ऐसा किया, राइट? एंड देन एजुकेशन का सही मकसद जो मुझे भी समझ में आया ना, वो ये है कि एजुकेशन जो हमारी ट्रेडिशनल है, 16 साल एजुकेशन होगी, फिर आपने काम पे जाना है, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए. काम पे जाएं, फिर थोड़ा सा एजुकेशन हो, फिर काम पे जाएं, फिर थोड़ा सा एजुकेशन हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरेटिकल से निकल के प्रैक्टिकल में जाएं, फिर दोबारा थ्योरी में आए कि यार मैं कहाँ पे गलत कर ये रहा हूँ, आपकी बात फिर दोबारा. वैलिड है कि फॉर एनी कंपनी मेरे ख्याल में चीज़ें करना, एग्जीक्यूट करना, मेरे ख्याल में ये आसान काम है. चीज़ें किस डायरेक्शन में करनी है और क्यों करनी है, आई थिंक ये अगर एक CEO को समझ आ जाए ना, और वो उस पर ग्राफ्ट कर जाए, सो बेशक यू डू वेरी लिटिल थिंग, या कोई बहुत कम चीज़ें करें, बट आई थिंक अगर वो राइट डायरेक्शन में है तो फिर तो कम चीज़ें करना भी ठीक है. मतलब ये बहुत ज़रूरी है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. अपने माइंड को चेंज करना कि भाई, इवन के इब्लाम भी हमारे साथ सेम हुआ था भाई. पहले साल का जर्नी वाज डिफरेंट, दूसरे साल का जर्नी वाज डिफरेंट. सो अगर आप अपने आपको हर बार क्वेश्चन नहीं करते 2026 के लिए मेरा माइंडसेट क्या है, 2030 के लिए मेरा माइंडसेट क्या है, वो आज चेंज होने की जरूरत है. नहीं तो फिर वो माइंडसेट तो वही एक्स वैल्यू की ऐसे ही कंपनी है, और वो आई थिंक वो लोगों को समझ नहीं आती है. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और एक और चीज़ है कि इको चैम्बर्स, हम लोग उन्हीं दोस्तों से मिल रहे होते हैं, वो सेम बात ही सुन रहे होते हैं. हमारे हायर मैनेजमेंट में वही 4 लोग होते हैं जो हमेशा से वही 4 लोग रहे हैं. वो एक नया इको चैम्बर बिल्ड होता है कि यार यही रियलिटी है, मैं भी कह रहा हूँ यही रियलिटी है, ये भी कह रहे हैं यही रियलिटी है, यही रियलिटी है. थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा एकेडमिया में जाते हैं, थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं कि मैंने बताया यार ये रियलिटी नहीं है भाई, क्या बेच रहे हैं आपको, ये खुद भी बेवकूफ़ है, हमें भी बेवकूफ़. कंटिन्यूस लर्निंग आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. और मसला ये है कि आप 99% टाइम अपना बिजनेस में डाल लोगे और कंटिन्यूस लर्निंग में नहीं होगे, तो फिर आप नेक्स्ट फेज के लिए तैयार कैसे होगे. ठीक है, आप ऑप्स गाय नहीं हो, मतलब एक CEO को ये समझ आनी नहीं चाहिए, ऐसा ही है. इट्स नॉट एन ऑप गाय, मतलब कि. और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये मुझे बहुत मुश्किल समझ में आया कि यार आई कुड ऑलवेज गो बैक एंड बिल्ड अ 150, 200, 300 बंदों की कंपनी. आई कैन ऑलवेज डू दैट. दैट रेसिपी इज नाउ, मतलब मैंने बाय हार्ट याद कर ली, मैं हाफिज हूँ उसका, ठीक. लेकिन मेरी नेक्स्ट स्टेज तो ना हुई ना ये. मेरी नेक्स्ट स्टेज तो अब मुझे रेडी होना 10,000 एम्प्लॉय कंपनी के लिए, और उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह ग्रो करना, राइट. सो जो मैंने किया है वो मैंने एक दफ़ा एक ना हमारे यहाँ, आपके यहाँ कपड़ा बिकता है, हमारे यहाँ ह्यूमन बिकते हैं, ठीक. एक ह्यूमन जो हलाल वे में, राइट. सो अब अगर एक ह्यूमन आया ना, उसको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, उसकी अच्छी कम्युनिकेशन है, तो ये ना मतलब एक गोल्ड माइन में नजर आ रही थी कि यार ये जो बच्चा है ना, ये मुझे इतने सारे पैसे बना देगा, ठीक. तो मैंने एक दफ़ा ना मेरा काम था उनको क्लोज करना, उनको बिलीवर बनाना. वो डेवजी में अंदर आएंगे तो वो हमारे लिए पैसे बनाएंगे, ठीक. तो मैंने लेट्स सपोज आप आए इंटरव्यू देने, मैंने आपको 4 घंटे लगा कन्विंस किया कि वाई यू शुड वर्क एट डेवजिंग. मैंने आपको पैकेज दिया, मैंने आपको सिस्टम से तोड़ दिया, लेट्स सपोज, ठीक. आप मेरे पास आके, मैं बड़ा ऐसे सीन अप ला के मैंने जाके अपनी बोर्ड मीटिंग बताया, मैंने कहा आज मैंने एक बंदा तोड़ा है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट माई CBO आस्क्ड कि अच्छा उस्मान, इन बेस्ट केस हाउ मच रेवेन्यू दिस गाय विल ब्रिंग टू यू. मैं $100,000, maybe $200,000. He's a very good guy. Sure.
we are, let's say, a $25 million ARR company. How many of these guys do you need to convince for us to make another 25 million, यानी 50% growth या 100% growth? कितने और लोग लगेंगे? मैंने हिसाब लगाया, मैंने 1000 बंदा और लगेगा, right? अच्छा, अगर 4 घंटे इस पे लगाए तो 4000 मैन आवर्स चाहिए मुझे कन्विंस करने, हाँ। Yeah. So that means that whatever I was doing previously, I shouldn't be wasting time doing that. It's not a success. I'm wasting my time. I should be focusing on something else. Now, this is somebody else's task. और अगर वो उस लेवल पे नहीं भी कर पा रहा है तो that's okay. वो जिस भी लेवल पे कर पा रहा है, मुझे आगे चलना है. So delegation and repeatability, you know, otherwise IPO या otherwise ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं. Can I ask you a question? जी. आपने भी एक कहा कि 80,000 और फिर अभी आपने कहा कि 10,000. Why is this so important to you? मतलब why number of people, like why not maybe आपने ये word नहीं बोला maybe $500 million या $1 billion या $2 billion. अब बंदों पे बड़े फोकस हैं, मतलब इन हलाल वे कि 10,000 80,000. why is this so? So that comes down to originally devsing start करने के purposes जो मैंने अपने सोचे थे, और बिल्कुल जो ये separate conversation होती है आपकी अपने साथ होती है, किसी को नहीं पता होती ना, वो ये थी कि I wanted to make a lot of money. ठीक, no other reason, wanted to make a lot of money. ठीक, and I did everything and anything to make money. ठीक, और मैंने डिफाइन भी किया हुआ था कि यार $20,000 मुझे पर मंथ खर्च करने हैं, और मेरी 78 ईयर जिंदगी, मैंने वो मुज़म्मिल हसन वाली पॉडकास्ट देखी है। तो $7.2 million वो जिस दिन हुए थे ना, उस दिन आई रियलाइज्ड कि यार, अच्छा पहली बात तो ये रियलाइज किया कि अब इतने पैसे हैं थ्योरेटिकली कि जो नहीं खर्च कर सकता. दूसरी बात ये कि अब नेक्स्ट स्टॉप लगना है 100 मिलियन पे या 200 मिलियन पे जाकर मजा आना, वरना अब एक और मिलियन को लाइफ में कोई चीज़ ऐड नहीं करा. उस टाइम ये रियलाइज होता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर रह के मज़ा भी नहीं आता, पाकिस्तान में आना तो इम्पैक्टफुली गेम में होना है. उस टाइम पे शायद थोड़ा सा फेम वाला फैक्टर भी था, विच ड्रोव 3-4 years ऑफ माई लाइफ. तो मेरे लिए जॉब क्रिएशन पाकिस्तान में मेरा पर्सनल वाई बन गया. सही, तो इसलिए अभी जैसा फॉर एग्जांपल हम K2 से वापस आए ना, तो वो बलोचिस्तान में एक बम धमाका हुआ, और मैंने थोड़ा पढ़ा उसको बैठ के, तो जी एक फीमेल ने धमाका किया, और वो पढ़ी लिखी थी, और वो ना ब्यूरोक्रेट से खानदान की थी, और तो मुझे ना बड़ा हुआ, मैंने कहा यार, यानी what must have happened in her mind for somebody to convince her to do this task. If that girl has $1,000, $2,000, $3,000 जॉब, और वो कहीं लगी होती है, और वो अपना किसी अपॉर्चुनिटी में लगी होती है, अपना खानदान ठीक चल रहा होता, तो प्रॉब्ली वो इन लोगों के हाथ में चलती है, और प्रॉब्ली वो इस तरह डिस्ट्रैक्ट ना होती. तो मुझे सॉर्ट ऑफ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बनती जा रही है कि यार, जॉब क्रिएशन इन पाकिस्तान इज समथिंग दैट आई मेड माई मिशन. एंड आफ्टर 40s, मतलब तकरीबन आप लोग बराबर ही हम लोग एज के हैं, तो तकरीबन 40 का हुआ नहीं, लेकिन क्लोज टू आफ्टर 33 years of age, God, mission and kids are the only 3 things that gives meaning to your life. तो मिशन नहीं है तो बनाना पड़ेगा, तो ये बना लिया है एसेंशियली. आप क्या सोच रहे हो, ये 80,000 वाला गोल कब तक कर लोगे? इंशाल्लाह 2030 से 2032 तक इंशाल्लाह लगे हुए हैं. So the 250 goal will come after that. चले, हेल्प अस गॉड. अल्लाह करे ऐसे ही हो जी. चले, थैंक यू सो मच, वेरी अमेजिंग मीटिंग. फाइनली आपसे मुलाकात हुई, आपकी स्टोरी बहुत सुनने में आई थी, मुलाकात हो गई, हमें आपके बोल से पता लगा, अच्छा लगा जान के. पता नहीं डेवजिंग की शर्टें कहाँ से बन रही हैं, अल्लाह करे आपसे ही बन रही हैं. आपके साथ कनेक्ट करते हैं इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। जी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रीच आउट टू देम और अस और व्हाटएवर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.